मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम वर्ब के अगले पोर्शन पे चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें फाइनाइट वर्ब के अलग अलग डिवीजन के बारे में मैंने आपको समझाया। जैसे कि इसमें फाइनाइट वर्ब में एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। एक्साइलरी वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब, जिसे प्राइमरी एक्साइलरी भी कहते हैं, मॉडल एक्साइलरी और मार्जिनल एक्साइलरी के बारे में हमने चर्चा करी। और मेन वर्ब में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में चर्चा करी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। डियर स्टूडेंट, वर्ब से ही हम नाउन बनाते हैं और वर्ब से ही हम एडजेक्टिव बनाते हैं। अब किस तरह से वर्ब नाउन की तरह काम करती है, किस तरह से वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, हम नॉन फाइनाइट वर्ब में इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसी वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो नॉन फाइनाइट वर्ब से। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात नॉन फाइनाइट वर्ब की करता हूं तो नॉन फाइनाइट वर्ब यह वर्ब नाउन और एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। अगर मैं बात फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट की करता हूं तो जैसा कि मैंने बताया था, फाइनाइट वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार। फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब जो है उसी में हम एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आदि का इस्तेमाल करते हैं। फाइनाइट वर्ब में सब कुछ होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को आप सेंटेंस में एज ए नाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यह वर्ब नाउन और एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। अगर मैं आगे चलूं तो यह वर्ब इस वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और यह वर्ब टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। इस वर्ब पे टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से फाइनाइट वर्ब एसएसपीपी के रूल पे काम करती है, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब इस तरह कार्य नहीं करती है। जिस तरह फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब पे टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही इसका कोई अपना सब्जेक्ट होता है। अब हम चलते हैं इसके डिवीजन पे। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है डिवाइडेड इन 3 पार्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं यहां पे हम चर्चा करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले है इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब, डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब में पहली वर्ब आती है इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव जो वर्ब है इसे टू के साथ लिखा जाता है और यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। मैं बात करना चाहूंगा, अंग्रेजी वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक मेन वर्ब होती है, एक इंफिनिटिव वर्ब होती है। एक वाक्य में एक ही मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन हम इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग एक से ज्यादा कर सकते हैं। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज होगी टेंस के अनुसार, लेकिन इंफिनिटिव वर्ब जो रहती है वो फिक्स होती है। ये टू के साथ आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी और इसे 2 तरीके से अंग्रेजी वाक्यों में यूज किया जा सकता है। इंफिनिटिव वर्ब, डियर स्टूडेंट, इंफिनिटिव वर्ब विद टू के इस्तेमाल होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और एक होता है बेयर इंफिनिटिव।
बेयर इंफिनिटिव में यह विदाउट टू के यूज होती है, विदाउट टू के यूज होती है। जैसे कि मैंने कहा, मैं यहां एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इंफिनिटिव वर्ब का। आई वांटेड टू ईट फूड, आई वांटेड टू ईट फूड। अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, वांटेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू ईट यहां इंफिनिटिव वर्ब है और फूड यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह है इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक होती है बेयर इंफिनिटिव, जैसे कि मैंने लिखा लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब यहां पे गो जो है यह बेयर इंफिनिटिव है क्योंकि यह विदाउट टू आई है, बेयर इंफिनिटिव। इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव जो वर्ब है ये टू के साथ आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। बेयर इंफिनिटिव में टू नहीं आता है। डियर स्टूडेंट, अगर इंफिनिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इंफिनिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ एस, ईएस, आईएनजी, ईडी अपने साथ नहीं लेती है। ये सब मेन वर्ब में यूज होता है, जो हमने पढ़ी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये सब यूज होता है। इंफिनिटिव वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएनजी आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसके दूसरे पोर्शन पे हम जा रहे हैं, जेरेंड वर्ब है। जेरेंड वर्ब, डियर स्टूडेंट, जेरेंड वर्ब वह वर्ब जो वर्ब फर्स्ट आईएनजी में यूज होती है, यूज होती है। यह वर्ब एक नाउन की तरह कार्य करती है। बात चल रही है नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने पहले इंफिनिटिव वर्ब पढ़ी है, फिर जेरेंड वर्ब पढ़ी है। डियर स्टूडेंट, जेरेंड वर्ब जो है अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म में यूज होती है और यह वर्ब एक नाउन की तरह कार्य करती है। यानी कि आप इसे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में एक नाउन के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। यह जेरेंड वर्ब होती है, इसे कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं लिखा जाता है। थर्ड पोर्शन जो आता है इसमें वो है पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब, डियर स्टूडेंट, अगर बात पार्टिसिपल वर्ब की आती है तो यह वर्ब एक विशेषण के रूप में, यह वर्ब एक विशेषण के रूप में वाक्य में यूज होती है। आप इन्हें फेयर एडजेक्टिव के रूप में अंग्रेजी वाक्यों में यूज ले सकते हैं पार्टिसिपल वर्ब को। यह एक विशेषण के तौर पे अंग्रेजी वाक्यों में यूज होती है। अब पार्टिसिपल वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपल वर्ब के तीन भाग होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला भाग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। दूसरा पार्टिसिपल है इसमें पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और लास्ट में आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। बात परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो की शुरुआत नॉन फाइनाइट वर्ब से करी है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मैंने आपको परिचय दिया है कि यह वर्ब
इसका अपना कोई सब्जेक्ट, अपना कोई टेंस नहीं होता है। यह वर्ब अंग्रेजी वाक्यों में एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। इस वर्ब के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है इंफिनिटिव वर्ब, जो फिक्स होती है। इंफिनिटिव वर्ब जिसमें बेयर इंफिनिटिव होता है, एक इंफिनिटिव होती है। इंफिनिटिव वर्ब हमेशा विद टू के साथ आएगी और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। बेयर इंफिनिटिव में यह विदाउट टू के यूज होती है। अंग्रेजी वाक्यों में हम 2 वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन वर्ब के बाद में ही आप इंफिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वर्ब हमने पढ़ी जेरेंड वर्ब। जेरेंड वर्ब ये आईएनजी के साथ आएगी और ये अंग्रेजी वाक्यों में एक नाउन की तरह काम करेगी। अगर यह एक नाउन की तरह कार्य करती है तो आप इस वर्ब को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन की तरह लिखा जाता है। आप इसे एक नाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। और तीसरा पोर्शन हमने पढ़ा पार्टिसिपल वर्ब। अगर बात पार्टिसिपल वर्ब की आती है तो यह वर्ब एक विशेषण के रूप में अंग्रेजी वाक्यों में यूज होती है। डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल्स वर्ब 3 प्रकार की होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। बात अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं और उससे जो शब्द बनता है वो अंग्रेजी वाक्य में एक विशेषण के तौर पर काम में लिया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक विशेषण की तरह इसमें काम करेगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीनों पोर्शन कंप्लीट होते हैं, इंफिनिटिव वर्ब, जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। अब मैं वापस टॉपिक पे आना चाहूंगा। हमने हमारे टॉपिक की शुरुआत करी वर्ब से, जिसमें हमने इसके 2 पोर्शन लिखे, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की जब हमने चर्चा करी तो फाइनाइट वर्ब के हमने 2 डिवीजन पढ़े, एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्साइलरी वर्ब में हमने 3 एक्साइलरी पढ़ी, प्राइमरी एक्साइलरी, मॉडल एक्साइलरी, मार्जिनल एक्साइलरी। और मेन वर्ब में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करी। और आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब से इस वीडियो की शुरुआत करी है, जिसमें हमने पहले इंफिनिटिव वर्ब, फिर जेरेंड वर्ब और फिर पार्टिसिपल वर्ब के बारे में चर्चा करी है। आज इस वीडियो में हमने केवल इनके डिवीजन के बारे में समझाया है। अब ये अंग्रेजी वाक्य में किस तरह से यूज होती है, किस तरह के इनके एरर बनते हैं, ये हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम इसमें सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां बताता रहूंगा। अब मैं वापस फाइनाइट वर्ब पे आना चाहूंगा और फाइनाइट वर्ब में हम यहां पर चर्चा करेंगे कि फाइनाइट वर्ब से किस तरह के कॉमन एरर बनते हैं और इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से क्लोज टेस्ट में, इंप्रूवमेंट में, आदि सेंटेंस में काम आती है, किस तरह से एक्टिव टू पैसिव उनके बनाए जाते हैं, किस तरह से नरेशन में यूज होती है। तो हम वापिस फाइनाइट वर्ब पे आएंगे और फाइनाइट वर्ब में हम चर्चा करेंगे प्राइमरी एक्साइलरी के बारे में, मॉडल और मार्जिनल एक्साइलरी के बारे में। तो अब हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब में, लेते हैं हम एक्साइलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट, एक्साइलरी वर्ब में हमने इसके 3 डिवीजन करे थे, तो हम इसमें पहला डिवीजन लेने जा रहे हैं प्राइमरी एक्साइलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि बी की हेल्पिंग वर्ब, बी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, वाज और वर। इज एम आर प्रेजेंट हुआ, वाज वर्ब पास्ट हुआ। फिर हमने इसी में पढ़ा था डू की हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसमें डू और डज ये प्रेजेंट है और डिड ये पास्ट है। और फिर इसी में ही हमने हेज की हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है, हेज और हैव ये है प्रेजेंट और हेड ये है पास्ट। तो इस तरह ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। हेल्पिंग वर्ब वह क्रियाएं होती है जो मुख्य वर्ब की सहायता करती है,
वह क्रिया जो मेन वर्ब का अर्थ को परिभाषित करने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहां पर इज, एम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब की अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। इज, एम आर और वाज वर के साथ आईएनजी आती है, डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है, लेकिन प्रत्येक मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब हम यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं बी की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। बी की हेल्पिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट, बी की हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, इज, एम और आर, अगर इज, एम, आर के बाद में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाता हूं तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है। यह हेल्पिंग वर्ब बनती है। अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो इसमें टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जरा ध्यान दीजिए, अगर इजेमार के बाद में मैं आईएनजी का प्रयोग करता हूं तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है और यह हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बनेगी। अगर इसी इजेमार के बाद में मैं ऑब्जेक्ट के रूप में कोई कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यह मेन वर्ब बनेगी, यह मेन वर्ब बनती है। डियर स्टूडेंट, अगर यह मेन वर्ब बनती है तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है तो मेन वर्ब को 5 भागों में इसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी और एससीआईएस। तो यहां पे इज, एम, आर की फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो एम और आर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वाज और वर आएगी, और बात अगर थर्ड फॉर्म की करते हैं इसमें बीन, बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज। देखिए, अगर बात इनकी फॉर्म्स की आती है तो एम और आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म बीन होगी, फोर्थ फॉर्म बीइंग होगी और फिफ्थ फॉर्म में इज को लिखा जाएगा। इस तरह से यह मेन वर्ब के रूप में काम करती है। हम एक एग्जांपल से इसे समझना चाहेंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम डूइंग स्टडी इन सिटी कॉलेज, आई एम डूइंग स्टडी इन सिटी कॉलेज। अब यहां पर भी हम एम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां भी हम एम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आई के साथ जो एम आ रहा है यह एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहां पर ए स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट है जो हमें आई के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर एम एक मेन वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम आ रही है। यहां पर एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, इसीलिए एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो ये टेंस, ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है। तो यहां पे इज, एम, आर एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। अगर ये आईएनजी लेती है तो यह हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट लेती है तो यह एक मेन वर्ब है। अब इसी तरह से वाज वर्ब के साथ आप ये फंक्शन कर सकते हो। वाज और वर अगर अपने साथ में आईएनजी लेते हैं तो यह हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब बनेगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और अगर वाज वर्ब के बाद में अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो यह मेन वर्ब बनेगी और यह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है। जैसे कि मैंने कहा ही वॉज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट,
अब यहां पर वाज एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट ले रही है, तो यहां पर एक मेन वर्ब के रूप में लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। यहां पर वाज के साथ अगर हम आईएनजी लगा रहे हैं वर्ब के साथ में, तो वाज यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। अब प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह कैसे कार्य करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज एम आर और वाज वर्ब में ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रही है और मेन वर्ब में एक लिंकिंग वर्ब की तरह भी ये काम कर रही है। अब हम चलते हैं कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी यूज होती है और पैसिव में भी यूज होती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव भी बनता है और पैसिव भी बनता है। वो कैसे बनता है, आइए अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, इज एम आर, अगर इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो यह बनेगा एक्टिव वॉइस। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसी इज एम आर के बाद में बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो यह बनता है पैसिव वॉइस। अगर इज एम आर के बाद में हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, यह बनेगा एक्टिव। अगर इसी इन्फिनेटिव के बाद में हम टू बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो यह बनेगा पैसिव। उसी तरह हम बात वाज व वर्ब की कर सकते हैं। वाज और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो वाक्य बनेगा एक्टिव वॉइस में, और वाज व वर्ब के साथ में बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य बनेगा पैसिव में। इसी वाज वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वाक्य बनेगा एक्टिव में, और इसी वाज वर्ब के बाद में टू के साथ बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य बनेगा पैसिव में। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेना चाहे, यहां पे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे डोयर मैं हूं, तो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश के साथ यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, जैसे आई के साथ एम आया तो इंग्लिश इज आईएनजी आ रहा है, तो बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। और अगर मैं यहां आई के साथ एम आ रहा तो मैं यहां अगर पास्ट कंटिन्यूस कर देता आई वाज टीचिंग इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश के साथ भी हम वाज का प्रयोग कर देते। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हम बी की हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, यह अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है और अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, जो हमने यहां इज एम आर और वाज वर्ब को लेकर के पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। तो हमने यहां पे चर्चा करी कि किस तरह से एक्टिव में आईएनजी लेगी और पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेगी। किस तरह से एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किस तरह से पैसिव में टू के साथ बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, बात जब इज एम आर व वाज वर्ब की आती है तो इज एम आर और वाज वर्ब यह अपने साथ में लिंकिंग वर्ब के तौर पर कॉम्प्लीमेंट लेती है, जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। अब हम चलते हैं डू की हेल्पिंग वर्ब को लेकर के चर्चा करेंगे यहां पे, जिसमें डू की हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा है कि डू की हेल्पिंग वर्ब में डू और डज ये प्रेजेंट में और डिड यह पास्ट में आती है। डू डज व डिड के बाद में मेन वर्ब फिक्स होती है कि ये अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनेगी। अगर डू डज के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और डू डज के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में आएगा तो यह मेन वर्ब बनती है, मेन वर्ब बनेगी, तब भी इसमें टेंस प्रेजेंट सिंपल ही होगा। अब मैंने बताया कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है
तो उसको 5 फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पे इसकी 5 फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डू, सेकंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज। ये इसकी 5 फॉर्म होती है। उसी तरह हम डिड को ले सकते हैं। यहां पे डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है। हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो टेंस बनेगा पास्ट सिंपल। और यदि डिड अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट लेती है नाउन या प्रोनाउन में, तो यह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। जैसा कि मैंने लिखा यहां पे, आई डू नॉट ईट मीट। एक ये सेंटेंस देखिए, और मैंने लिखा आई डू माई जॉब, आई डू माई जॉब ऑन टाइम। अब यहां पे डू और यहां पर भी डू है, लेकिन डू के बाद में अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है तो डू यहां हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। लेकिन डू अपने बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रही है तो यहां पर यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है। अब हम चलते हैं हैज की हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं कि हैज की हेल्पिंग वर्ब किस तरह से मेन वर्ब बनती है। तो अब हम शुरू करते हैं हैज की हेल्पिंग वर्ब को लेकर के। डियर स्टूडेंट, बात अगर हैज की हेल्पिंग वर्ब की आती है तो हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव ये प्रेजेंट में, और हैड ये पास्ट में यूज होता है। इसके साथ में जो मेन वर्ब फिक्स होती है वो होती है थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट, अगर मैं हैज व हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता हूं तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और अगर हैज व हैव के बाद में अगर कोई भी मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं नाउन या प्रोनाउन में तो यह मेन वर्ब बनती है। अब अगर ये मेन वर्ब बनती है तो इसकी 5 फॉर्म होनी चाहिए। तो अपन इसकी फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी हैविंग, फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी हैज। उसी तरह से हेड को लेकर के अपन चर्चा कर सकते हैं। हेड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। और हेड के बाद में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं नाउन या प्रोनाउन में तो यह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। तो इस तरह से हैज, हैव और हैड एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करेगी और एक मेन वर्ब के रूप में भी यह काम करेगी। तो जैसा कि हमने कहा था प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है। जो हमने इजेमार वाजवर को लेकर पढ़ा, डू डज डिड को लेकर के पढ़ा, हैज हैड को लेकर के पढ़ा। अब यहां पे एक और चर्चा करेंगे हम कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव में और पैसिव में कैसे होता है। तो हैज व हैव का प्रयोग एक्टिव व पैसिव में होता है। जैसे कि हैज व हैव के बाद में वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये एक्टिव इसका फॉर्मेट बनता है, और हैज व हैव के बाद में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव का फॉर्मेट बनता है। अगर हैज व हैव के बाद में हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो ये एक्टिव में बनेगा, और हेड के बाद में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो ये पैसिव में बनेगा। जैसे कि मैंने कहा यहां पे आई हैड
कंप्लीटेड माई वर्क। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये है एक्टिव। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो माई वर्क हेड आ रहा है, तो पैसिव में बीन आएगा, हेड बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो एक्टिव में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और पैसिव में हेड के साथ बीन लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि हैज और हेड का प्रयोग हम एक्टिव में भी कर सकते हैं और पैसिव में भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने फाइनाइट वर्ब में जो प्राइमरी एक्साइलरी है उसके बारे में चर्चा करी है। प्राइमरी एक्साइलरी में बी की फॉर्म में इज, एम आर, वाज वर्ब, डू की हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, डिड और हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज और हेड का प्रयोग किया है। इन हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से तो हेल्पिंग वर्ब बनती है, किस तरह से मेन वर्ब बनती है। अब मेन वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो मैं मेन वर्ब में आगे जब हम चलेंगे ट्रांजिटिव में, तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि इनमें से कौन सी वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब पॉपुलर वर्ब में काम में आती है। ये हम मेन वर्ब में जब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को लेकर चर्चा करेंगे तब मैं आपको इसी टॉपिक को उसमें मैं आपको और समझाऊंगा। अभी हमने इसमें यह समझा है कि इनका प्रयोग एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। पैसिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, पैसिव में प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।